नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। चैप्टर आई थिंक 6 है, ये एवोल्यूशन का चैप्टर है, उद्विकास का चैप्टर है बच्चों, जिसमें लास्ट क्लास में क्या पढ़ा गया था। लास्ट क्लास में हमने कुछ हाइपोथेसिस देखे थे कि कुछ लोगों ने एवोल्यूशन को लेकर के क्या कहा था कि विकास किस तरह से प्रारंभ हुआ है, मतलब कैसे यूनिवर्स बना, फिर पृथ्वी बनी और पृथ्वी पर जो जीव आए, हमारे आपके जैसे जो जीव आए हैं विभिन्न प्रकार के, वो किस तरह से आए। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने आइडियाज़ दिए हुए थे। उनमें से हमने क्या क्या पढ़ा था, स्पेशल क्रिएशन के बारे में पढ़ा था। रोजस वायर के नाम से कुछ है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि भैया जो दुनिया है आपकी वो कितने दिनों में बनी हुई है, 6 दिनों में बनी हुई है। ठीक है, धरती बनी, स्वर्ग बना, नर्क बना और फिर लास्ट में किसको बनाया भगवान जी ने, भगवान जी ने एक आदमी को बनाया, पुरुष को बनाया, जिसका नाम क्या था, एडम नाम था उनका। ठीक है, अब एडम साहब ने कहा कि मैं तो अकेला हूँ, मुझे दुनिया में बाकी सब लोगों को आपने बना दिया है, बहुत अलग अलग टाइप के जीव बना दिए हैं, पर मैं तो अकेला हूँ, मैं किससे बातें करूँ। तो भगवान ने क्या कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा एक साथी भेज देता हूँ। ईव को भेजा। ये क्या थी, ये महिला थी। तो एडम और ईव आए और इस तरह से कहा जाता है कि एडम और ईव जब साथ में आए तो फिर इस तरह से मनुष्य प्रजाति जो है वो इनका जो नंबर है वो बढ़ने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस सिद्धांत के साथ में या इस आइडिया में प्रॉब्लम क्या आई, इन्होंने कहा कि भैया एवोल्यूशन जैसी कोई चीज़ हुई ही नहीं है, मतलब कोई चेंज नहीं आया, चेंज ज़ीरो था। जैसा कि भगवान ने आज से अरबों साल पहले बनाया होगा या जब धरती बनी होगी उसके कुछ सालों के बाद में जब जीवों को बनाया होगा, तो उस टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स जैसे थे यानी मनुष्य जैसा था, उसके बाद से लेकर आज तक का मनुष्य वैसा ही है। मतलब जो जीन्स टी शर्ट्स आप आज पहन रहे हो उस टाइम पे भी आप वही पहनते होगे, या फिर आपके जो 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, पैर हैं, जो शरीर का आपकी संरचना है, ठीक है, वो भी उस पुराने ज़माने से लेकर के, ज़माना कहना भी गलत होगा, जो करोड़ों सालों से लेकर के आज तक का भी वही का वही है। ठीक है, इनके हिसाब से ये था कि भाई जो आपका एवोल्यूशन है, हम यहाँ पे वर्ड, साइंटिफिक वर्ड क्या यूज़ करेंगे, एवोल्यूशन। नॉर्मली आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो कि जो चेंज आया यानी जो परिवर्तन आई, कोई परिवर्तन ही नहीं आया हुआ है ह्यूमंस में। ठीक है ना, और सृष्टि में भी, मतलब जो पूरी की पूरी दुनिया बनी, जो सृष्टि बनी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो इस वजह से इनका जो ये आइडिया था वो क्या हो गया, लोग असहमत हो गए कि भैया ऐसा तो नहीं है। इतने सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, इतने सारे प्रमाण हैं हमारे पास कि हमें ये पता चलता है कि शुरुआत में आज की धरती जो हमें दिखाई दे रही है या आज के जीव हमें जो दिखाई दे रहे हैं, पहले के जीव ऐसे नहीं थे। पहले के जीवों से ही आज के जीवों का विकास हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, जिसको आप क्या कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा संशोधन हो करके आज के जीव का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो है। इवन हो सकता है कि आज के बाद से करोड़ों वर्ष बाद जब जो जीव इस धरती पर मौजूद रहेंगे वो देखेंगे, जब हो सकता है उन जीवों में और आज के टाइम के जीवों में चेंज आया होगा, और वो भी हमारे आपके जैसे एविडेंसेस लेकर के पढ़ेंगे कि शायद इस टाइम पे 2024 में लोग ऐसे रहे थे। अब आप करोड़ों सालों का ले लीजिए, जो टाइम आएगा उस टाइम पे लोग अलग उनकी संरचना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई स्पेशल क्रिएशन ये सपोर्ट कर रहा है, देयर इज नो चेंज। ठीक है, इस वजह से ये गलत हो जाता है। एंड स्पेशल क्रिएशन एक और बात कहता है, ये कहता है कि पृथ्वी का निर्माण जो है वो कब हुआ, पृथ्वी का निर्माण 4000 साल पहले हुआ। भाई 4000 साल पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता और बाकी चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो 4000 साल पहले हमारा जो मानव है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। ठीक है, तो ये भी तथ्य क्या हो जाता है बच्चों, गलत हो जाता है। इसलिए स्पेशल क्रिएशन को क्या किया गया, गलत साबित किया गया। स्पेशल क्रिएशन को आप विशिष्ट सृष्टिवाद, शायद ऐसा लिखा हुआ है, वो चीज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, एबायोजेनेसिस का थ्योरी आता है, स्पॉन्टेनियस थ्योरी आती है। उसके बाद क्या आता है बच्चों, उसके बाद एक और सिद्धांत आता है, कॉस्मोलॉजी वाला सिद्धांत आता है, जिसमें क्या कहा गया था, हैकल साहब ने क्या कहा था कि भाई जो प्रोटोप्लाज्म है या जो जीव द्रव्य हैं आपके, वो क्या हैं आपके दूसरे यूनिवर्स से या दूसरी गैलेक्सी से, दूसरे प्लैनेट से आए हुए होंगे। एंड हो सकता है कि कोई उल्का पिंड या कोई चीज़ दूसरे ग्रह पृथ्वी से टकराए हुए होंगे और वो चीज़ पृथ्वी पर आ गई होगी। तो हमने ये भी देखा था कि कैसे वो सिद्धांत को भी गलत साबित कर दिया जाता है
कि अगर दो ग्रहों का या फिर उल्का पिंड का कोलिजन होगा तो क्या होगा, विस्फोट होगा। जब विस्फोट होगा तो विनाश होता है ना, विनाश होता है तो बाकी चीज़ें भी तो नष्ट हो जाएंगी। इस वजह से ये भी कॉस्मोलॉजी वाले सिद्धांत को क्या, कि कॉस्मोजोइक प्रिंसिपल जो है इवोल्यूशन का, वो भी क्या किया जाता है, गलत साबित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या देखेंगे, लास्ट क्लास, प्लीज आज नहीं दोहराऊंगी, लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट लास्ट क्लास में और हमने क्या देखा था कि जो हमारा ब्रह्मांड बना, तो ब्रह्मांड का निर्माण कब होता है, आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व होता है। कब होता है, 20 बिलियन वर्ष पूर्व आपके ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और उसके जब ब्रह्मांड आपका बन जाता है, जब गैलेक्सीज बन जाती हैं, छोटे 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 न्यूट्रॉन्स आकर के मिलते हैं आपके, और क्या बनते हैं, जो जिनको नेबुला बोला जाता है, नेबुलास बहुत सारे आकर के एक्सपैंड होते रहते हैं, तो क्या बनती है, निहारिका बनाती है, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस गैलेक्सी में हम हैं, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम है आकाश गंगा नाम है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, आकाश गंगा नाम है, जिसको मिल्की वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्स बन गया। यूनिवर्स के बनने के बाद 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व या 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व बच्चों क्या होता है, आपका धरती का निर्माण होता है। निर्माण मैं नहीं कहूँगी, यूनिवर्स बन चुका है, तो बहुत सारे छोटे छोटे जो हमारे परमाणु हैं वो धीरे 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 क्या बन रहे हैं, आपके यौगिक बना रहे हैं। एंड जो पृथ्वी है, इसी गैलेक्सी में से एक और ग्रह बनता है, जिसको क्या कह रहे हैं हम, पृथ्वी। और पृथ्वी जैसे ही और भी ग्रह आगे पीछे पृथ्वी के बनते हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चों, जब पृथ्वी आपकी बन गई, कौन सा ग्रह बना बच्चों, पृथ्वी बन गया, तो पृथ्वी के बनने के बाद पृथ्वी का आपका निर्माण कब होता है, यानी कि पृथ्वी बनती कब है, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व बनती है। उसके बाद क्या होता है, 500 मिलियन ईयर्स बीत जाते हैं आपके, 500 मिलियन ईयर्स बीत जाते हैं, यानी कि लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 बिलियन वर्ष पूर्व क्या होता है बच्चों, पृथ्वी पर छोटे छोटे जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, पृथ्वी पर क्या होता है, जीवों का निर्माण। तो पृथ्वी पर जीवों का निर्माण कब हुआ, पृथ्वी पर जीवों को कब देखा गया, 4 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवों को देखा गया है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जीवों को देखा कहाँ गया, सबसे पहले जीवों को देखा गया जल में। कहाँ पर देखा गया, जल में। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो पृथ्वी है उसकी सतह जो है, अंदर और बाहरी सतह उसकी जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो कोई भी जीव इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसका है, उसमें जाएगा तो जल जाएगा, मतलब मर जाएगा। ठीक है, अब जल कहाँ से आया, तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे परमाणु थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया, कंपाउंड्स क्या होने लगे, नए नए यौगिक बनने लगे। तो हाइड्रोजन किसके साथ में संयोग करने लगा, ऑक्सीजन के साथ में संयोग करने लगा, और क्या बनाया, पानी बनाया। तो जब वाष्प बना आपका, वाष्प धीरे 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 क्या हो रहा है, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस आप जानते हैं, वर्षा किस तरह से होती है। पहले क्या होगा, आपका वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, बहुत सा टेम्परेचर भी हाई है, तो जो जल है आपका वो लिक्विड फॉर्म में ना प्रेजेंट होकर के वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब वाष्प के रूप में प्रेजेंट है। वाष्प बन करके ऊपर जा रहा है, अब ऊपर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली क्या है, कम है, तो लिक्विड होकर के फिर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर का टेम्परेचर हल्का सा लो होगा एंड जो पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर है वो क्या होगा, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ठीक है, इस वजह से पानी का जो, यानी वर्षा का जो एक साइकिल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, मतलब बहुत तेज़ी से वर्षा का वर्षण हो रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली वर्षण होने की वजह से, कंटिन्यूसली बारिश होने की वजह से धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर जब डाउन हुआ, और पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी की सतह जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म तो नहीं है, एक जगह पे बिल्कुल समतल तो नहीं, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर समतल है, इस तरह से। तो जहाँ जहाँ पे गड्ढे थे, जहाँ जहाँ पे पृथ्वी अंदर धंसी हुई थी, वहाँ वहाँ पर पानी क्या होने लगे, इकट्ठा होने लगे, और ऐसे बन गया आपका बड़ा सा महासागर। क्या बना, महासागर बना। अब इसी महासागर में जीव के निर्माण का क्या बनने लगा, एक अनुकूल परिस्थिति बनने लगी। पहली अनुकूल परिस्थिति क्या, महासागर में पानी है आपका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है,
ठीक है, यहाँ से जीवों को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा बच्चों। एंड इसके साथ साथ में क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, डाउन है। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे बच्चों, कंपैरेटिवली लो है। इसके अलावा महासागर में बहुत सारे क्या हैं आपके अलग अलग तरह के आप मॉलिक्यूल्स कह लीजिए या यौगिक कह लीजिए, जो मॉलिक्यूल्स आकर के विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। क्यों कंबाइन करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या बना हुआ है, एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। एंड टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, मतलब तापमान विभिन्नता की वजह से क्या हो रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स आकर नए नए कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। इन्हीं नए नए कंपाउंड्स के बनने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, आपके प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से ऐसे कंपाउंड्स बन रहे हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा गया कि कुछ प्रोटीन जैसे, न्यूक्लियो प्रोटीन जैसे कुछ ऐसे कंपाउंड बने होंगे। ये देखा नहीं गया है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है, बट ऐसा आइडिया लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्रोटीन जैसे कुछ कंपाउंड बने हुए होंगे, जिनसे क्या बना होगा, फिर ये प्रोटीन्स एंड दूसरे कंपाउंड्स आकर के क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, जटिल कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि थोड़ा और ज़्यादा क्या करेंगे, जटिल यौगिक बनाएंगे। जब ये जटिल यौगिक आपके क्या करेंगे बच्चों, यही जटिल यौगिक आपके वापस से क्या करेंगे, इन्हीं जटिल यौगिकों का आपस में जो मिश्रण है, जो बना हुआ है, इनके आसपास कुछ कोशिका जैसे, कुछ झिल्ली जैसी कुछ चीज़ें नई नई दिखाई दी होंगी। एंड क्या हुआ होगा, ऐसा देखा गया होगा कि यही कोशिकाएं आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई की होंगी, द्विगुणित हुई होंगी, मतलब अपनी नंबर को, अपने संख्याओं को क्या किया होगा, बढ़ाया होगा। जब अपने संख्याओं को इन्होंने बढ़ाया होगा तो फिर उसके बाद समय के साथ इनमें क्या आया होगा बच्चों, परिवर्तन आया होगा। संरचनात्मक रूप से भी परिवर्तन आया होगा और क्रियात्मक रूप से भी परिवर्तन इनमें आया होगा। एंड इस तरह से आपके क्या हुए होंगे, समय के साथ दूसरे नए जीव भी बने हुए होंगे। ठीक है बच्चों, नए जीव बने हुए होंगे। अब ये जो साधारण से जीव हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है बच्चों, प्रीमोर्डियल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। प्रीमोर्डियल ऑर्गेनिजम्स आप कह लो, या फिर आप सिंपली कहो प्राथमिक जीव आप कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं बच्चों, प्राथमिक जीव आप इनको कह सकते हैं। तो ये जो प्राथमिक जीव हैं, ये बहुत साधारण से हैं, मतलब इनकी कोशिकाएं केवल एक ही कोशिकाएं हो सकती हैं, जो कोशिकाएं सभी तरह के काम कर सकती हैं, श्वसन का काम कर सकती हैं, पाचन का काम कर सकती हैं, जो विभिन्न कार्य होते हैं एक शरीर में, जीव के शरीर में, जो उसके मतलब जीने के लिए ज़रूरी होता है, वो विभिन्न तरह के काम एक ही कोशिका मिलकर के कर सकती होगी। डिपेंडिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जीव का जो निर्माण हो रहा है वो बहुत ही इनऑर्गेनिक टाइप के कंपाउंड, छोटे से साधारण से यौगिकों के मिश्रण से हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जीव क्या हुए होंगे, और मॉडिफाई हुए होंगे। ये जीव जब और मॉडिफाई होंगे तब जाकर के कुछ जटिल जीव भी हमको दिखाई दिए होंगे, कुछ जटिल जीव भी हमको दिखाई दिए होंगे। मैं ये जो आपको बता रही हूँ, इसके साक्ष्य भी बहुत सारे मिले हुए, मतलब इसके एविडेंस भी बहुत सारे मिले हुए हैं, जिनके बारे में हम स्टडी भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ा, जो हमने देखा कि किस तरह से जीव का निर्माण हो रहा है, ये चीज़ आपको इस सिद्धांत के बारे में या इस आइडिया के बारे में, ये जो विचार आपका था 1923 में एक रशियन साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है A.I. ओपैरिन, नाम है इनका बच्चों, A.I. ओपैरिन है। सबसे पहले इन्होंने दिया था। इन भाई साहब ने कहा कि जीव का जो निर्माण है, अभी तक जो हमने स्टडी किया कि ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, ठीक है, जब विस्फोट हुआ होगा तो धीरे धीरे वहाँ का टेम्परेचर एंड वहाँ का जो वातावरण है वो क्या हुआ होगा, ऐसा सुटेबल कंडीशन वहाँ पे बना होगा जहाँ पे विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अकार्बनिक कंपाउंड्स हैं, अकार्बनिक आपके परमाणु या अणु हैं, वो मिलकर के नए नए विभिन्न प्रकार के कंपाउंड बनाए हुए होंगे, यौगिक बनाए हुए होंगे, जो कि कैसे होंगे, ऑर्गेनिक नेचर के होंगे या कार्बनिक नेचर के होंगे। ऑर्गेनिक नेचर का मतलब क्या है कि ये इनमें ऐसी क्वालिटी होगी कि जो किसी एक जीव का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो ओपैरिन साहब ने ऐसा सिद्धांत दिया था, अभी जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, इनके सिद्धांत को सपोर्ट किसने किया था, इनके सिद्धांत को 1928 में हॉल्डेन नाम के एक वैज्ञानिक थे,
ये ब्रिटेन के थे, हॉल्डेन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, जो सिद्धांत इन्होंने दिया, इनके सिद्धांत को हॉल्डेन नाम के वैज्ञानिक ने भी सपोर्ट किया। एंड एआई ओपेरिन का जो सिद्धांत है बच्चों माफ कीजिएगा, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को कहा जाता है बायोकेमिकल थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। बायोकेमिकल थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये कहा जाता है बायोकेमिकल थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? जैव रासायनिक सिद्धांत। किसका? विकास का जैव रासायनिक सिद्धांत। तो जैव रासायनिक सिद्धांत कहने का मतलब क्या है बच्चों? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ओपेरिन साहब ने कहा था विस्फोट हुआ था, पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी के निर्माण में हमने क्या देखा था बच्चों? कि पृथ्वी की कई सारी सतहें देखी गई, क्रोड देखा गया, मैंटल देखा गया, एंड क्या देखा गया? क्रस्ट देखा गया। अब इस क्रोड, मैंटल और क्रस्ट में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक अणु भी देखे गए, यौगिक भी देखे गए। ठीक है, तो उस चीज को देखते हुए इन्होंने कहा कि हो सकता है कि इन अकार्बनिक कंपाउंड से या इन अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ होगा, और ये कार्बनिक यौगिक आपके फिर से धीरे धीरे क्या हुए होंगे? नए नए यौगिकों का निर्माण किए होंगे, और इन नए यौगिकों से क्या बना होगा? एक कुछ ऐसा हो सकता है कि कोशिका जैसी संरचना बनी होगी, एंड कुछ नए जीव का निर्माण हुआ होगा। ऐसा ओपेरिन एंड हॉल्डेन ने सपोर्ट किया। ठीक है, इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है बच्चों? बायोकेमिकल थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, या फिर विकास का जैव रासायनिक सिद्धांत कहा जाता है। केमिकल से यानी कि कंपाउंड से इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बने? किसी जीव का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन समझ में आया होगा आपको। दिया किसने? एआई ओपेरिन और हॉल्डेन ने इनके सिद्धांत को सपोर्ट किया था। अच्छा, अब ये तो हो गया, देखो ये इमेज लगा हुआ है, इमेज भी थोड़ा सा समझ लो, हालांकि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपको। देखिए, तो ये है यूनिवर्स में फैले हुए विभिन्न प्रकार के परमाणु। ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम, कार्बन, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, विभिन्न प्रकार के फॉस्फोरस, ये सभी आपके क्या है? परमाणु हैं। अब जब विस्फोट हुआ होगा तो हो सकता है कि इस तरह के जो विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं वो सभी आपके मिले हुए होंगे। कैसे पता? हम कैसे मान रहे हैं ऐसा हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आज भी जब कहीं पे भी अर्थक्वेक आता है या वोल्केनो आता है, या फिर आप क्या करते हैं, जब धरती की खुदाई करते हैं, कहीं कहीं पे आपको कोयले का भंडार मिलता है, पेट्रोलियम का भंडार मिलता है, एंड गोल्ड का रिजर्व मिलता है, आपको लिथियम का भी रिजर्व मिलता है। तो ये जो भंडार है ये क्या बताना है कि भाई धरती में ये सारी चीज़ें हैं, धरती में ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कहाँ से आया होगा? यूनिवर्स में भी ये इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज़ को हम मानते हैं और इस चीज़ को हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। देन क्या हुआ कि इसी यूनिवर्स में एक ऐसे ग्रह का निर्माण हुआ जो पृथ्वी है आपके, और ये क्या है? ये कई सारे लेयर्स की बनी हुई है। इंटरनल इसका लेयर क्या था बच्चों? क्रोड है। बाहर वाला इसका लेयर कैसा है? मेंटल इसको कहते हैं। और सबसे बाहरी वाला लेयर क्या है? ये क्रस्ट है, जिसको क्या कहा जाता है? सतह बोला जाता है, भूपर्पटी इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या दिख रहा है? इसमें क्या है? आयरन है, इसमें कॉपर है, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इस तरह के विभिन्न प्रकार के क्या दिख रहे हैं आपको? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसमें देखने को आपको मिल रहे हैं। ये क्रोड वाला लेयर, कोर, एंड देन मैंटल या शेल, एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ होगा? अब जब ऑक्सीजन भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का भी नंबर क्या हो रहा है? कम ज़्यादा हो रहा है। वाटर बना, वाटर मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, जब महासागर में आपके जल बन रहा है, मतलब पूरा महासागर में क्या है? जल ही तो है। ठीक है, जब जल है बच्चों तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से क्या हो रहा है? अब ये ऑक्सीजन क्या होगा? धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के जब कंपाउंड बने होंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा? सेपरेट हुआ होगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई होगी। जब ऑक्सीजन गैस अलग हुई होगी बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? ये ऑक्सीजन दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में मिल करके, यानी अमोनिया के साथ मिल करके, या आपके कार्बन के साथ मिल करके, या आपके हाइड्रोजन के साथ मिल करके क्या बनाया होगा? दूसरा यौगिक बनाया होगा। ठीक है, अमोनिया के साथ मिलकर के इसने प्रोटीन बनाया होगा, कार्बन के साथ मिलकर के इसने क्या बनाया होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया होगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है
ठीक है, वाटर भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है, एंड धीरे धीरे क्या हो रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ कुछ ऐसी गैसेस बन रही हैं जो आपके क्या बना रही हैं, वायुमंडल जैसी संरचना भी बना रही हैं। वायुमंडल में टेम्परेचर क्या है, कम है, और वायुमंडल में क्या है, विभिन्न प्रकार के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, ऑक्सीजन गैसें, साथ ही साथ क्या है, ऑक्सीजन एक और विशेष गैस बना रहा है जो क्या है, ओजोन है बच्चों, क्या है, ओजोन है। ठीक है, O3 को क्या कहा जाता है, ओजोन है, क्योंकि अभी क्या है, ऑक्सीजन स्वतंत्र हो चुका है, तो ओजोन बनाया। अब ये ओजोन क्या हो रहा है बच्चों कि आपके वायुमंडल में ओजोन की एक लेयर बनती जा रही है, और इसकी ये विशेषता है कि ये क्या करता है, यूवी रेज को क्या करेगा, धरती पर, धरती की सतह पर आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। जब पृथ्वी पर यूवी रेज का आना क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ऐसा देखा गया होगा कि जो जीव हैं वो जल से किस तरफ शिफ्ट किए होंगे, पृथ्वी की सतह पर, टेरेस्ट्रियल जो स्थलीय जीव आप देखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जल से फिर जीव किस तरफ आए हुए होंगे बच्चों, स्थल की तरफ आए हुए होंगे। ठीक है, किस तरफ आए हुए होंगे, स्थल की तरफ आए होंगे। एंड यहीं से कुछ ऐसे भी जो आपके कॉम्प्लेक्स टाइप के जीव बने, तो ये कहाँ से बने, ये बन रहे हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है, पानी भी मौजूद है, और क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। अब कुछ ऐसा नया पिगमेंट बना हुआ होगा या कुछ ऐसा कंडीशन बना हुआ होगा जहां से क्लोरोफिल, एक ये क्या है बच्चों, आपका पिगमेंट है, बट इट इज ऑल्सो अ केमिकल, यौगिक ही है। ठीक है, तो क्लोरोफिल भी बना होगा, एंड यहाँ से क्या हो रहा है कि स्वपोषित जीवों का भी कुछ देखा जा रहा है कि स्वपोषित जीव ही, मतलब ये जो जीव हैं अब ये खुद से अपना भोजन बना रहे हैं, मतलब ये खुद से अपना भोजन बना सकते हैं, एंड ये किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। जब ये खुद से अपना भोजन बना रहे हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बच्चों, जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या करेंगे, विकास करने लगेंगे। एंड जो पहले स्टार्टिंग के जो जीव थे वो दूसरे पर निर्भर थे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक साइकिल दिख रहा है कि हेटेरोट्रॉप्स आपके परपोषित जीवों से स्वपोषित जीव में रूपांतरण हो रहा है। देन इस तरह से क्या हो गए, स्वपोषी और परपोषी टाइप के जीवों का भी हमको एक मिक्सचर देखने को मिला, मतलब कि पृथ्वी पर आपको दोनों टाइप के जीव देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या, बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है बच्चों। और इस चीज़ को क्या किया गया था, सबने सपोर्ट किया, इस चीज़ को माना भी गया कि बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस देखने को भी मिलता है इसका, तो हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवों का निर्माण इस तरह से हुआ होगा। अब आते हैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं जिसको दिया था आपके मिलर और यूरे ने दिया था। दो साइंटिस्ट हैं आपके, स्टैनले मिलर हैं और यूरे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि ये क्या है। तो स्टैनले और मिलर ने क्या किया, इन्होंने लेबोरेटरी में क्या किया, आपके प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से क्या बनाया, कुछ आपके बायो मॉलिक्यूल्स बनाया जिनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बायो मॉलिक्यूल्स थे इन्होंने जब लैब में बना दिया तो इन्होंने ये चीज़ को सिद्ध कर दिया कि बिल्कुल जो ओपेरन एंड हॉल्डेन ने कहा था ये बिल्कुल सही है। एंड ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हुए होंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही क्या हुए होंगे, नए जीवों का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, तो क्या कहा था हॉल्डेन ने, हॉल्डेन ने देखा, क्या लिया हॉल्डेन ने लिया कुछ गैसों को, मीथेन लिया, अमोनिया लिया, जल लिया बच्चों, एंड क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। इन गैसों को एक अपर्चर में रख करके इन गैसों को क्या किया, आपको 1:2:1 के रेशियो में क्या किया, इसको इन्होंने मिलाया। ठीक है बच्चों, अमोनिया का 1:2:1 या 2:1:1, 1 सेकेंड, हाँ सॉरी 2:1:1 है। ठीक है, वेट, अरे यार क्या हो रहा है आज। ओके, तो 2:1:2 के रेशियो में इन्होंने क्या लिया, यहाँ पे आपका मीथेन है एंड यहाँ पे आपका अमोनिया है, अमोनिया, और ये क्या है बच्चों, ये है आपका वाटर। ठीक है, इन गैसों को इन रेशियो में लेकर के, यानी इन कंपाउंड्स को 2:1 और 2 के रेशियो में लेकर के, अनुपात में लेकर के, इसको क्या किया इन्होंने, एक इलेक्ट्रोड बनाया। पहले ये यंत्र भी दिखा दूं जरा सा, ये देखो, डायग्राम की मदद से समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
देखिए क्या लिया हुआ है बच्चों, मीथेन लिया हुआ है, अमोनिया लिया हुआ है, जल लिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस ली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड विभिन्न प्रकार के ऐसे कंपाउंड्स आपके लिए हुए हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया ये सारे के सारे मिक्सचर। ठीक है बच्चों, अब इस मिक्सचर में साथ में इन्होंने क्या डाल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड्स, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। 6000 के आसपास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है ये हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रोड इसमें डाला हुआ है, ताकि एक एनवायरनमेंट जैसा, नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा कंडीशन बन जाए जहाँ पे 6000 5000 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास पे टेम्परेचर अर्थ के सरफेस पर था। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने ये इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा बच्चों, आपका ये इलेक्ट्रोड इसमें क्या करेगा, इन कंपाउंड्स को तापमान के प्रेजेंस में ये कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, आपस में कुछ ऐसे यौगिक बना रहे हैं जिनको यहाँ पर आपको देखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के यौगिक बनते गए जिनका एग्जामिन करने के बाद देखा गया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रोटीन, लिपिड्स या विभिन्न प्रकार के और आपके कंपाउंड्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए बच्चों। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स बनते हुए दिखाई दिए। तो किया क्या इन्होंने, यहाँ पर लिया हुआ है, सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा यंत्र बना हुआ है, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, ये वैक्यूम पंप लिया, इस वैक्यूम पंप की मदद से क्या किया, इस पूरे के पूरे जो इन्होंने बनाया हुआ है, एक अपर्चर बनाया हुआ है, इसको खाली कर दिया। खाली करने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी इम्प्योरिटीज़ अवेलेबल ना हो जो कि गड़बड़ कर सकती हैं जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं। तो वैक्यूम पंप की मदद से इसको बिल्कुल खाली कर दिया, एयर भी मौजूद ना हो, इस तरह से खाली कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो पानी है वो गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है यानी वाष्प बन रहा है। याद करिए कि अर्थ के सरफेस पर क्या था, वो बिल्कुल पानी जो है वो वाष्प के रूप में क्या हुआ था, मौजूद हुआ था। तो यहाँ पर वही एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये क्या किया गया है, इस पानी को गर्म करा जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके वाटर वेपर्स मौजूद हैं। एंड इस तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गैसों को क्या किया गया है, हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रोड की मदद से भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। अब ये जो विभिन्न प्रकार के आपके गैसेस हैं, ये कंपाउंड जो हैं ये मिक्स हो करके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती हैं, कुछ प्रोटीन्स एंड कुछ लिपिड्स का प्रेजेंस फिर देखा गया था। ठीक है, तो इस तरह से मिलर ने आर्टिफिशियल तरीके से लैब में प्रोटीन्स, लिपिड्स जैसे कंपाउंड को बनाया, और जो ये सिद्ध करता है कि हाँ, हो सकता है कि आपके क्या हो, ये धरती पर इस तरह से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए होंगे। ठीक है, अब मैं रीड कर रही हूँ कि ये आपके मिलर कौन है और इन्होंने क्या किया था। ठीक है, स्टैनली मिलर का प्रयोग, इसमें यूरे भी शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसमें यूरे भी शामिल हैं। शिकागो विश्वविद्यालय में अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने जो इनके गुरु हैं हैरोल्ड यूरे के निर्देशन में क्या किया था, 1952 में अपनी प्रयोगशाला में आज से 3-4 लाख खरब वर्ष पूर्व के आदि युग में पृथ्वी पर विद्यमान परिस्थितियों को उत्पन्न कर जीव के उद्भव की प्रयोगशाला में जांच की, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ था, ओपेरिन ने जो चीज़ कही थी, ओपेरिन ने क्या कहा था कि आदि पृथ्वी का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग में जो अर्थ रहा होगा, मतलब पृथ्वी का जो पर्यावरण रहा होगा, पर पाई जाने वाली वातावरणीय दशाओं को प्रयोगशाला में उपलब्ध करके जीव द्रव्य के निर्माण की क्रियाविधि, प्रोटोप्लाज्म से ही क्या हो रहा है, सेल बन रहा है। ठीक है, तो जीव द्रव्य के निर्माण की क्रियाविधि को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। मिलर ने क्या किया, 5 लीटर के एक बड़े से फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन को 2:1:2 के अनुपात में लेकर इस फ्लास्क की एक छोटे फ्लास्क के साथ कांच की नलियों की सहायता से जोड़ दिया, एक अपर्चर बना दिया हुआ था। ठीक है, इस छोटे फ्लास्क में जल को गर्म करके जल वाष्प का निर्माण किया गया। बड़े फ्लास्क में टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड लिए हुए थे। इस उपकरण में तीव्र वैद्युत धारा, लगभग 60,000 वोल्ट का वैद्युत धारा कितने दिन तक, 1 सप्ताह तक प्रवाहित किया। पर दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न चिंगारियों, स्पार्क्स की मदद से इन पर क्या हो, फ्लास्क में क्या हो रहा है, जो स्पार्क हो रहा है, मतलब जो एक तापमान क्रिएट हो रहा है, नेचुरल अर्थ की तरह एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की गई है। स्पार्क की मदद से विभिन्न गैसों की आपस में
क्रिया के फलस्वरूप अम्ल में एक लाल रंग का गंदा सा तरल पदार्थ क्या होता है, मिलता है। इनको लाल रंग का जो कुछ मटमैल सा मतलब गंदा सा पदार्थ मिलता है। इस गंदे से पदार्थ, जो पदार्थ मिला है, उसका एग्जामिन करने के बाद, केमिकल एनालिसिस करने के बाद, रासायनिक विश्लेषण करने के बाद पता चला इसमें ग्लाइसिन है, एलेनिन है, आपका क्या बना हुआ है, प्रोटीन बना था। क्या बना था बच्चों, प्रोटीन बना हुआ था। कुछ 3 प्रकार के, आग से याद रखिएगा आप, कहीं से मैंने सीखा था, आप मुझसे सीख लीजिए। आग से बना हुआ था, क्या बना हुआ था आपका, एस्पार्टिक एसिड बना हुआ था, एस्पार्टिक अम्ल बना था। एंड एलेनिन नाम का एक प्रोटीन बना था, एलेनिन। और क्या बना था, ग्लाइसिन बना था बच्चों। क्या बना था, ग्लाइसिन बना था। ठीक है, ये पूछा जाता है कि क्या कौन सा कंपाउंड उसमें बना हुआ था, तो ये याद रखेंगे आप। ग्लाइसिन, एलेनिन एंड अमीनो अम्ल, जिसमें क्या है, एस्पार्टिक अमीनो अम्ल, शुगर्स, आपके कुछ फैटी एसिड्स यानी वसी अम्ल जिनको ग्लिसरीन कहा जाता है, इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स देखने को, कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति देखने को मिली थी। जीव द्रव्य के निर्माण में जो कि सहायक होते हैं, इन्हीं से क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने मिलर के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि आद्य समुद्र में, स्टार्टिंग का जो हमारा महासागर है, सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता रहता था। ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं। यही चीज मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको बताते चली आ रही हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बन रहा है। एंड ऊर्जा विभिन्न स्रोतों से भी उपलब्ध हो रही है। भाई तापमान गर्म है, बिल्कुल वहां से ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। ठीक है, और बनने वाले क्या हो रहे हैं, बनने वाले कार्बनिक पदार्थों को क्षय करने वाले सूक्ष्म जीव, जीवाणु, इन सभी की उत्पत्ति नहीं हो पाई थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि भाई चलो ठीक है, आज के टाइम पर क्या होता है कि अगर कोई चीज सड़ जाती है, गल जाती है, तो वो कैसे सड़ती है, क्योंकि अपघटन हो रहा है, डिकम्पोजिशन होता रहता है। फंजाई हैं आपके, बैक्टीरियाज हैं आपके, ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली डिकम्पोज कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे इस टाइप के जीव ही मौजूद नहीं थे, तो धीरे 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 क्या हुआ था, ये आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे। एंड फिर इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से बैक्टीरिया एंड वायरसेस और इस तरह के आपके क्या हुआ था, जीवों का निर्माण हुआ था। और वायरस को क्या कहा जाता है बच्चों, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी लिविंग एंड नॉन लिविंग कौन है आपका, वायरस है, विषाणु है। और विषाणु को ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा देखा गया है जो वायरस है वो आपका क्या है, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अकोशिकीय है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का कोट है उसमें, और उसके अंदर क्या है, एक आपका न्यूक्लियोप्रोटीन है, आरएनए होता है, जो क्या करता है उसको, जब वो किसी शरीर में जाता है, किसी दूसरे जीव शरीर में जाता है, एंड देन वो रैपिडली क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो ये भी सपोर्ट कर रहा है आपके एवोल्यूशन को कि हो सकता ये क्या है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके बने एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने बच्चों। ठीक है, एंड इसी वातावरण की वजह से आदि वातावरण कैसा था, रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग क्यों था, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कम है, तो जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, रिड्यूसिंग। धीरे धीरे रिड्यूसिंग से एनवायरनमेंट कैसा हो रहा है, ऑक्सीकारक हो रहा है। कैसा हो रहा है, ऑक्सीकारक हो रहा है। हमने देखा ऑक्सीकारक कैसे हुआ, ऑक्सीजन विभिन्न दूसरे परमाणुओं से मिलकर के यौगिक बना रहा है, एंड ऑक्सीजन की ही वजह से ओजोन भी बन रहा है, एंड वायुमंडल की संरचना में भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन देखा जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीकारक से वातावरण आपका कैसा हो रहा है बच्चों, अपचायक से वातावरण कैसा हो रहा है, ऑक्सीकारक हो रहा है। ऑक्सीजन उस टाइम पे क्या था, उपलब्ध नहीं था। कब, जब आपका वातावरण कैसा था, अपचायक था। ठीक है, अतः कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण भी नहीं हो सका। ऑक्सीडेशन होता है तो पदार्थ क्या होते हैं आपके, खराब हो जाते हैं, या उनका स्वरूप जो होता है वो बदल जाता है। ठीक है, जिसकी ये सारे के सारे फेवरेबल कंडीशंस थे, जिससे क्या हो सके, कुछ स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल से जीवों का निर्माण हो सकता था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। स्पार्क मेथड और स्पार्क एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा जाता है, जो आपका मिलर का एक एक्सपेरिमेंट अभी हमने देखा बच्चों। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ आपको बतानी है।
अच्छा, यहाँ पर जो आपके कंपाउंड्स बने, ठीक है ना, जब मिलर ने ये चीज़ बना ली, क्या बनाया कि भैया यहाँ पर क्या बना हुआ है, प्रोटीन्स कुछ इस तरह के बने हुए होंगे। अब ये प्रोटीन से क्या बना, अभी भी ये एक सवाल है कि सबसे पहले क्या आया होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड से जीवों का निर्माण हुआ, ये तो मान लेते हैं, ठीक है, कि आपके प्रोटीन्स बने, फिर न्यूक्लियो प्रोटीन्स बने और ये सारी चीज़ें बनी, ठीक है, ये मान लिया हमने। लेकिन जो हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी है, ये क्या कह रहा है बच्चों कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डीएनए आपका जो है, डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है बच्चों। आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं एवोल्यूशन कह रहा है कि कुछ प्रोटीन, कुछ ग्लिसरीन्स एंड कुछ फैटी एसिड्स मिलकर के क्या बना रहे हैं बच्चे, आपके जीव का निर्माण कर रहे हैं। मतलब कोई आरएनए, कोई डीएनए जैसा कुछ बन नहीं पा रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके कंपाउंड्स बने हुए होंगे, ठीक है, तो ये जो आपके न्यूक्लियो प्रोटीन बने हुए होंगे, आपके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जो न्यूक्लियो प्रोटीन बने हुए होंगे बच्चों, ये क्या हो सकते हैं, इनसे क्या बना होगा, हो सकता है कि जो इनिशियल कंपाउंड बना हुआ होगा वो आरएनए बना होगा। आरएनए संसार नाम का एक टॉपिक होता है आरएनए वर्ल्ड का, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो बिल्कुल इनिशियल आपका कंपाउंड था किसी जीव के निर्माण में, मल्टीप्लिकेशन में, ये आरएनए हो सकता है। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि आरएनए के पास में ये क्वालिटी है कि आरएनए आपके एंजाइम की तरह भी कार्य करता है, आरएनए मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर सकता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि आरएनए अपने जैसा आरएनए भी बना सकता है, जो कि एक कोशिका की संरचना करने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आरएनए से ही क्या बने हुए होंगे, जीवों का निर्माण हुआ होगा, और आरएनए से ही फिर क्या हुआ होगा, डीएनए बना होगा। एंड डीएनए इज नाउ द स्टेबल, मोस्ट स्टेबल आपका न्यूक्लिक एसिड है, जो कि विभिन्न तरह के काम कर रहा है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी जो कहती है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या हो रहा है, प्रोटीन हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पर तो ये चीज़ हमने देखा। अच्छा, ओपेरिन ने कहा कि भाई, ओपेरिन ने एक चीज़ और कही थी। ओपेरिन ने कहा कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं, ओपेरिन ने उनको कोएजरवेटिव्स कहा। क्या कहा बच्चों, कोएजरवेटिव, अंग्रेजी में लिख दे रही हूँ, कोएजरवेटिव्स कहा, ठीक है। ओपेरिन ने इन कंपाउंड्स को प्रोटीन्स एंड ग्लिसरीन्स और इन सारी चीज़ों को, प्रोटीन से बने हुए कंपाउंड को क्या कहा, ये कोएजरवेटिव्स क्या हैं, प्रोटीन के बने हुए अणु हैं, ठीक है, प्रोटीन के बने हुए यौगिक। उन्होंने कहा कि ये जो आपके प्रोटीन्स के बने हुए यौगिक हैं, इनके आसपास में क्या हुआ है, इनके आसपास में पानी का अणु है, वाटर मॉलिक्यूल है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इनके आसपास में ऐसे जुड़ जा रहे हैं, और इनसे क्या बन रहा है बच्चों, इनसे बन रहा है कुछ कोशिका जैसी संरचना बन रही है। क्या बन रही है, कोशिका जैसी संरचना बन रही है, ठीक है। तो ये कोएजरवेटिव्स फिर आगे चल करके क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड से मिलकर के बन रहे हैं एंड एक जीव का निर्माण कर रहे हैं। हॉक्सी नाम के भी एक वैज्ञानिक थे। हॉक्सी ने कुछ ऐसे ही कंपाउंड्स देखे हुए थे जो फर्दर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ सिमिलर तरह के प्रोटीन्स के बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके आसपास में क्या हुआ था, वाटर के मॉलिक्यूल्स, एंड ये भी क्या कर सकते थे बच्चों, इनमें भी कुछ कोश की संरचना बनाने जैसी प्रकृति थी। तो हॉक्सी ने इनको क्या कहा था, ये यौगिकों को उन्होंने माइक्रोस्फीयर कहा था। क्या कहा था बच्चों, माइक्रोस्फीयर कहा था। क्या कहा था, माइक्रोस्फीयर कहा था, ठीक है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया हुआ है, इनके कुछ नाम थे और ये इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इसको भी याद रखिएगा कि ओपेरिन ने इन जिन यौगिकों से जीवों का निर्माण हो रहा है उनको क्या कहा था, कोएजरवेटिव्स कहा था, ठीक है। अब ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो, माफ़ कीजिएगा, हॉक्सी मैंने बोला, फॉक्स नाम है इनका, माफ़ कीजिएगा मुझे, सॉरी, ठीक है। इनका नाम क्या है बच्चों, सिडनी फॉक्स नाम है, याद प्रोनाउंसिएशन में दिमाग में कुछ और चल रहा था। इनका नाम क्या है बच्चों, सिडनी फॉक्स है, ठीक है, सिडनी फॉक्स इनका नाम है, याद रखिएगा। अच्छा, चलो देखो, रीड कर लो, थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि क्या हमने अभी डिस्कस किया हुआ। आदि सागर में विभिन्न यौगिकों ने आपस में क्रियाएं करके नए यौगिक बनाए।
इन यौगिकों को आपस में मिलकर के बड़े बड़े असंख्य कोलाइडी कणों का निर्माण किया होगा। ये कोलाइडी कण विद्युत आवेशित थे क्योंकि ये प्रोटीन के बने हुए थे। इन कोलाइडी कणों के चारों तरफ क्या हुआ होगा, अणु व्यवस्थित, किसके, जल के अणु व्यवस्थित हुए होंगे एवं बड़े बड़े अणुओं का निर्माण हुआ। सिडनी फॉक्स ने इनको क्या कहा था, सिडनी फॉक्स ने देखा कि अनेक अमीनो अम्लों के मिश्रण को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके ठंडा करने के बाद उसमें कोशिका के समान संरचना देखी गई और इन संरचनाओं को उन्होंने क्या कहा था, माइक्रोस्फेयर कहा था। बच्चों क्या कहा था, माइक्रोस्फेयर कहा था। हॉक्सी मैंने कहा, माफ कीजिएगा मुझे, सिडनी फॉक्स इनका नाम है। क्या नाम है इनका, सिडनी फॉक्स नाम है। माइक्रोस्फेयर, एक्चुअली इनके नाम में मुझे कन्फ्यूजन होता है तो याद रखिएगा, ठीक है, माइक्रोस्फेयर। अच्छा, इन्हीं कंपाउंड्स को ओपेरिन ने क्या कहा था, देखो यहाँ लिखा है विपरीत, क्या, वैद्युत आवेशित वाले कोलाइडी कण आपस में एक साथ जुड़ गए और इन्होंने बड़े बड़े कोलाइडी तंत्रों का निर्माण किया। ओपेरिन ने भी इन कंपाउंड्स को कोएजरवेट कहा था। क्या कहा था बच्चों, कोएजरवेट्स कहा, ठीक है। ये कोएजरवेट्स जल को अवशोषित करके अपने चारों ओर एक महीन झिल्ली का निर्माण कर सकते हैं एंड इनके पास में क्या हो सकता है, इनमें मल्टीप्लिकेशन करने का भी गुण विद्यमान है। किसमें, कोएजरवेट्स में। कोएजरवेट के अंदर कुछ तत्वों ने प्रोटीन के साथ मिलकर के एंजाइमों का निर्माण किया एंड एंजाइमों की उपस्थिति में कोएजरवेट अपने चारों ओर उपस्थित जलीय वातावरण से कार्बनिक यौगिकों को अवशोषित करने लगे एवं फर्मेंटेशन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने लगे और इस प्रकार कोएजरवेट्स क्या हुए, परपोषी नेचर के दिखे, ठीक है। फिर क्या हुआ, परपोषण हुआ इनमें एंड एनएरोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था उस टाइम पे तो अनऑक्सी श्वसन भी देखा गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखा गया। फिर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी देखा जाएगा। धीरे धीरे कोएजरवेट्स क्या करने लगे, मल्टीप्लाई करने लगे एंड इन्हीं से नए जीवों का निर्माण हुआ। तो नए जीवों का निर्माण किससे हुआ है, जो आपके कंपाउंड्स में, उनको क्या कहा जाता है बच्चों, कोएजरवेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोएजरवेट्स कहा जाता है। ये एक ग्राफ बना हुआ है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। मैं बहुत ज़्यादा ओरली बता चुकी हूँ, अब थोड़ा सा ग्राफ देख लो। देखो, केमिकल एवोल्यूशन, देन केमिकल से क्या हो रहा है, बायो ऑर्गेनिक, या सिंपल सा या तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बोलो या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलो, ठीक है। यानी आपका, अगर आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे तो क्या हो रहा है, आपके पहले क्या है, आपके एटम्स हैं या जिनको आप परमाणु कहते हो। क्या कहते हो बच्चों, परमाणु। परमाणु क्या हो रहे हैं, अणु में अणु बना रहे हैं। अणु से क्या बन रहे हैं बच्चों, यौगिक बन रहे हैं एंड देन यौगिक से क्या बन रहा है बच्चों, जीव बन रहा है या कोशिका बन रही है। ऐसे लिख लो, क्या बन रही है, कोशिका बन रही है। ये एक साइकिल बना, देन कोशिका से क्या बना बच्चों, जीव बना होगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आपके क्या बना, अब ये जो यौगिक हैं बच्चों, ये यौगिक कैसे हैं, अकार्बनिक। अकार्बनिक यौगिक से क्या बना हुआ होगा, कार्बनिक यौगिक बना हुआ होगा। अकार्बनिक यौगिक से क्या बना हुआ होगा, कार्बनिक यौगिक, एंड कार्बनिक यौगिक से क्या बना हुआ होगा, आपका एक कोशिका बनी हुई होगी। कोशिका से फिर क्या बना हुआ होगा, जीव का निर्माण हुआ होगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। ओपेरिन ने दिया था, ठीक है। ये देखिए, प्रिमिटिव अर्थ है हमारा, बिल्कुल आद्य, आद्य का मतलब बहुत पुराना, जो सबसे पहले मौजूद रहा होगा, ठीक है। तो ये है आपका प्रिमिटिव अर्थ, जो आपकी प्राथमिक स्थिति थी अर्थ की। इसमें क्या प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं। सिस्टम यहाँ पे इस टाइम पे एनवायरनमेंट कैसा है, एनर्जी इन्होंने अवशोषित किया, आपके क्या तापमान बहुत ज़्यादा हाई है। नॉन बायोटिक सिंथेसिस हो रहा है, अभी कोई भी जीव यहाँ पे मौजूद नहीं है कि आप गठन कर सकें या कुछ ऐसा कर सके। फिर यहाँ से क्या हो रहे हैं, स्मॉल एंड सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल, साधारण से आपके क्या जैविक अणु बन रहे हैं। देन इन जैविक अणुओं में क्या हो रहा है बच्चों, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। बहुलीकरण जिसको कहा जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, ढेर सारा बड़ा सा जैविक अणु बनेगा, ठीक है। पॉलीमराइजेशन में तो क्या बने, आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स बने। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या देखा गया, कुछ नेचर ऐसा देखा गया कि आसपास की चीज़ों को अवशोषित करके इन्होंने क्या बनाया, सेल बनाया होगा। बिल्कुल स्टार्टिंग का सेल कैसा था, क्या नाम था उनका, सिडनी फॉक्स ने, मैं फिर से हॉक्सी कहने जा रही थी। सिडनी फॉक्स ने क्या कहा था, माइक्रोस्फीयर इन कोशिकाओं को कहा, एंड ओपेरिन ने क्या कहा था, कोएजरवेट्स हैं जो कि सेल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या बना, सेल
सेल बना बच्चों। ये जो कोशिका थी इसमें क्या देखा गया, ये पहले कैसे थे, परपोषी थे, फिर धीरे धीरे इनमें क्या होने लगा, फोटोसिंथेसिस होने लगा। फोटोसिंथेसिस होने की वजह से इनका नेचर कैसा हुआ, स्वपोषी जैसा हो गया। एंड धीरे धीरे ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन भी होने लगा। एनएरोबिक से एरोबिक रेस्पिरेशन जैसी चीजें दिखाई देने लगी। ठीक है, परपोषी से परपोषी जैसे कुछ जीव का भी निर्माण देखने को मिला था। ठीक है, ओके। अच्छा, आज का ये जो है थोड़े से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिटेल में कर लेंगे, फिर कल करेंगे। अब हम देखेंगे बच्चों कि चलिए ठीक है, हमने ये मान लिया कि जीवों का निर्माण तो हुआ, ठीक है, पर इनको आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई एविडेंस है, कोई प्रमाण है कि आप ये बता रहे हो कि भैया जो मैंने अभी तक आपको इतना सारा लेक्चर दिया कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, दिन जीव का निर्माण हो रहा है, क्या सबूत है आपके पास में? कैसे साबित करोगे? तो बहुत सारे सबूत हैं। कहाँ से देखेंगे? देखिए, पूरा जीवी अर्थात जीवाश्म के प्रमाण से हम देखेंगे। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीवों के जीवाश्म मिले। ये जीवाश्म आपको कहाँ से मिले बच्चों? चट्टानों पर क्या दिखे थे? कुछ जीवों के छाप दिखे। कुछ जीव उन चट्टानों पर क्या हुए थे? दबे हुए थे। महासागरों में एंड बर्फ के नीचे दबे हुए बहुत सारे जीवों के जीवाश्म देखने को मिले हुए थे। बर्फ में क्या हुआ था? बर्फ में जो चट्टान मिले ये बिल्कुल ही क्या हुए थे? आपके बिल्कुल सेफ थे, मतलब हजार करोड़ों साल भी बीत गया फिर भी इनमें कोई अपघटन नहीं हुआ, क्योंकि जो आपका आइस होता है, जो बर्फ होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है एंड आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ऑल, ये सभी क्या होंगे? इनएक्टिव रहेंगे। ये कोई डिकम्पोजिशन जैसा कोई काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जीवाश्म बिल्कुल बिल्कुल प्रिजर्व्ड रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं भी नहीं समझ पा रही, प्रिजर्व्ड रहता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो समझो कि जीवाश्म क्या है। मैं जीवाश्म के बारे में इतना सा कुछ बता गई, पर जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म की परिभाषा है बच्चों कि जीवों के ये अवशेष होते हैं। अब ये जो जीव हैं आपके, ये पौधों के भी अवशेष हो सकते हैं, ये आपके जंतुओं के भी अवशेष हो सकते हैं। जीवों के अवशेष जो कि चट्टानों के नीचे, चट्टानों पर उनके प्रिंट्स, आइसबर्ग्स में, वाटर में, इन सभी के नीचे ये आपको जो अवशेष देखने को मिलते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है बच्चों। जीव का कुछ अंश आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीवाश्म देखने को हमें मिले हुए हैं बच्चों। ठीक है, अब इसी जीवाश्म का एक उदाहरण है आपका आर्कियोप्टेरिस, एक बर्ड है, पिक्चर लगा हुआ है। आर्कियोप्टेरिस एक बर्ड है जो ये बताता है कि जब आप इसका शारीरिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें ये देखा गया कि ये जो पंख है इसका एंड इसके फैलेंजेस, हाँ ये देखिए, ये इसके जो पर हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो आप इसका मुंह देखेंगे तो आपको इसमें दांत दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसे रेप्टाइल्स में क्या आते हैं आपके, मगरमच्छ वगैरह हो गए, तो मगरमच्छ वगैरह के जो दांत हैं ये इससे कुछ कुछ मिलते जुलते थे। ठीक है, साथ ही में ये जो जीव था, इस जीव में देखा गया कि इसके पास पंख भी हैं और क्या है, पंजे जैसे, जैसे बाज और बाकी पक्षियों के जो पैर होते हैं, इस तरह से इसके पैर भी देखे गए। तो ऐसा माना गया कि ये जो जीव है ये किसके फीचर्स दिखा रहा है? ये कुछ आपके सरीसृप के, रेप्टाइल्स के, सरीसृप और किसके, कुछ पक्षियों, दोनों के ही इसमें कुछ कुछ फीचर्स देखने को मिले थे। इसीलिए ये जो पक्षी थी, इस पक्षी का नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स, इसमें दोनों के ही फीचर देखने को मिले, इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया कि ये क्या है आपका, क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? आपके पक्षी और किसके बीच में? सरीसृप के बीच में। क्या है बच्चों? ये कनेक्टिंग लिंक है। सजीव कड़ी, माफ कीजिएगा, क्या कहा जाता है? संपर्क कड़ी या कुछ कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक है, अभी मैंने वर्ड यूज किया। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक है बच्चों। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है बच्चों? सरीसृप और पक्षियों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। क्यों ऐसा कहा गया? ये इसके फेदर्स देख लो आप, ये इसके पंख हैं, इसके पैर पक्षी की तरह है, इसके मुंह का जो फीचर था ये सरीसृपों से मिलता जुलता रहा था। इसीलिए आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म जब मिला हमको तो हमने देखा कि ये
भाई ये तो क्या हो रहा है, मतलब ये किसका किसका पूर्वज हो सकता है, ये आपके सरीसृप का पूर्वज हो सकता है, ये आपके पक्षियों का पूर्वज हो सकता है। पूर्वज से मतलब क्या है बच्चों, पूर्वज से मतलब है कि हो सकता है कि जो आज के पक्षी हैं, आज के पक्षी में जो फीचर देखा जाता है ये इसी जीव का मॉडिफिकेशन हो, एंड साथ ही जो आज का सरीसृप है ये इसी जीव का मॉडिफिकेशन है। आज के मगरमच्छ हो गए आपके, सांप हो गए आपके, कछुआ हो गया आपका, ये सभी क्या है, ये सभी आपके आज के जीवों का क्या हो सकता है, ये वाला पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स पूर्वज हो सकता है इनका। जैसे हमारे भी पूर्वज हैं, हम कहते हैं कि गोरिल्ला, चिंपैंजी ये सब हमारे पूर्वज हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मानव था वो भी 4 पैरों से चलता था, उसका मुंह भी किसका था, किसकी तरह दिखता था, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी से मैच करता हुआ दिखाई देता था। तो इसी तरह से हमको क्या दिखता है बच्चों, जीवाश्म जो हैं आपके ये बताते हैं कि पुराना जो समय रहा था, स्टार्टिंग का जो समय रहा था, उस टाइम पे जीव कैसे थे और आज के जीवों में और पुराने जीवों में क्या संबंध है। और इससे हम एक आइडिया लगाते हैं कि हाँ, हो सकता है कि जब जीवों का विकास हुआ होगा एंड आज का जो विकास है, इनके बीच में कोई ना कोई संबंध दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये है जीवाश्म का एक एग्जाम्पल। देखिए ये रॉक्स है आपकी, ये एक चट्टान है एंड इस चट्टान पर क्या हुआ होगा, हो सकता है कि ये जो जीव है इस चट्टान के नीचे दब गया होगा एंड इसकी डेथ तो हो ही गई होगी, बट उसके क्या हुआ होगा, शरीर का छाप यहाँ पर क्या हुआ है, ये पड़ा हुआ है। इसी के साथ में हम ये भी देखते हैं बच्चों कि ये जो जीव रहा होगा इस टाइम पर, इस चट्टान पर ये जो जीव प्रेजेंट है ये कितना पुराना रहा होगा, हम ये भी देखते हैं। कार्बन डेटिंग के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे तकनीक मौजूद हैं, जिसमें क्या है, एक आपका रेडियो एक्टिव कार्बन विधि। कार्बन डेटिंग में हम कौन सा कार्बन का समस्थानिक यूज करते हैं, कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडिएशंस को का उसमें उत्सर्जन होता है, जिसकी मदद से हम क्या देखते हैं कि हम जो जीव हमको मिले हुए हैं वो कितने समय पुराने ये रहे हैं, उनकी आयु का निर्धारण हम करते हैं बच्चों। ठीक है, रीड कर रही हूँ। जीवाश्मों की आयु के निर्धारण के लिए सर्वप्रथम स्तरित या पेट्रीफाइड चट्टानें जो होती हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में, इसमें क्या होता है, स्तरों की आयु का निर्धारण किया जाता है, जिसमें जीवाश्म क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या होंगे, अब इसमें जीवाश्मों का कुछ क्या हो रहा होगा कि कन्वर्जन हो, मतलब नॉट जीवाश्मों का, कुछ आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कन्वर्जन रहा होगा। ये कुछ विधियां होती हैं। पूर्व वैज्ञानिक इनकी आयु का निर्धारण स्तरों की मोटाई के आधार पर करते थे, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि चट्टानों में क्या मौजूद होते हैं, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से ही प्रेजेंट बने हुए हैं, तो चट्टानों में आपको बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन है, यूरेनियम है, लेड है, आपका फास्फोरस है, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। तो जिस तरह से ये दूसरे आपके एक नाम याद नहीं आ रहा, एक तत्व से दूसरे तत्वों में ये कन्वर्ट होंगे, वो देखा जाएगा कि ये किस तरह से कितने ज़्यादा कन्वर्ट हुए हैं, तो उसी के आधार पर हम क्या निकालते हैं, जीवाश्म का की आयु का निर्धारण करते हैं। सो वर्तमान में क्या हो रहा है बच्चों, रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्राओं से इन स्तरों की आयु का निर्धारण किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहा जाता है, एंड विभिन्न प्रकार के तत्वों का के आधार पर इनका नाम दिया गया है। फर्स्ट आपका क्या है, कार्बन डेटिंग है बच्चों, कौन सा है, कार्बन डेटिंग है। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, WF लिबी ने क्या किया था, इस विधि की खोज की थी, जीवाश्मों की आयु की निर्धारण की विधि है, एंड इस विधि से क्या किया गया, 40,000 से 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों की आयु का निर्धारण हम कर सकते हैं। इसमें हम रेडियो एक्टिव कार्बन जो है, कार्बन 14 वाला, इसका जो अर्ध आयु जब आप निकालोगे तो ये कितना बता रहा है, 5568, 5568 वर्ष पुराना जो इसका अर्ध आयु है। केमिस्ट्री में अर्ध आयु निकाला जाता है। ठीक है, वो उसको देख करके हम कंपेयर करते हैं जो हमारा चट्टान है और जो हमारा ये कंपाउंड है, कितना डिफरेंस है। ठीक है, का उपयोग जीवाश्मों की आयु के निर्धारण के लिए करते हैं। इस विधि का सिद्धांत क्या है, प्रकृति में विभिन्न कणों तथा किरणों का उत्सर्जन होता रहता है, जिसके कारण प्रकृति में विद्यमान नाइट्रोजन का कुछ भाग रेडियो एक्टिव कार्बन में C14 में बदल जा रहा है। इसमें आपका नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। नाइट्रोजन का क्या होता है, आपका आणविक भार क्या होता है बच्चों,
14 होता है, और ये वाला नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, कार्बन में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। कार्बन का यह भाग विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद पौधों एवं जंतुओं के शरीर में जाता है और हर समय उनमें मौजूद रहता है। इस रेडियोएक्टिव कार्बन की मात्रा जो जीवाश्म में पाई जाती है, इसकी तुलना हम अन्य जीवों में उपस्थित ज्ञात रेडियोएक्टिव कार्बन की मात्रा से करते हैं, और हम बताते हैं कि जो आपका जीव है, जो जीवाश्म है, वो कितना पुराना रहा होगा। दूसरा मेथड है कि यूरेनियम आपका लेड में कन्वर्ट होता है। जिस तरह से नाइट्रोजन आपका कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, इसी तरह से यूरेनियम क्या होता है बच्चों, लेड में कन्वर्ट होता रहता है। एंड जितना ज़्यादा लेड मिलेगा, हम ये देखेंगे कि जो आपका जो नया जीव है वो काफ़ी पुराना होगा। अगर यूरेनियम मिलेगा तो क्या होगा, वो जो जीव है वो अभी क्या हुआ है, नया नया है, क्योंकि अभी यूरेनियम लेड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। यानी कि जो आपको रॉक मिलेगा और जो जीवाश्म है उस फॉसिल में, जो जीवाश्म है, अगर इस जीवाश्म में लेड की मात्रा ज़्यादा है, तब तो क्या हुआ होगा बच्चों, ये जो आपका जीवाश्म है ये काफ़ी पुराना है। लेकिन अगर इसमें यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये क्या पता चलेगा कि अभी ये जो जीवाश्म है ये अभी कुछ समय पहले का ही रहा होगा, क्योंकि यूरेनियम लेड में कन्वर्ट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा है। तो इस विधि में क्या हो रहा है बच्चों, इस विधि में किसने खोज किया था ये देख लो ज़रा, इंपॉर्टेंट नहीं है, वोल्ट वुड ने किया था। इस विधि द्वारा सर्वप्रथम भूगर्भीय चट्टानों की आयु का निर्धारण किया जाता है। यूरेनियम सूक्ष्म मात्रा में भूमि की परतों में मौजूद होता है, एंड ये क्या होता है, किस में कन्वर्ट होता है, लेड में कन्वर्ट हो जाता है। एक वर्ष में 1 ग्राम यूरेनियम कन्वर्ट होकर के इतना ग्राम आपका लेड बनाता है बच्चों। इसी से, इसी मात्रा का कंपेयर करके हम क्या करते हैं, जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। सो किसी एक चट्टान में उपस्थित यूरेनियम एवं लेड की मात्रा का पता करके इस सूत्र की हेल्प से हम क्या करते हैं, जीवाश्म की मात्रा का हम निर्धारण करते हैं बच्चों। ठीक है, पोटेशियम आर्गन विधि क्या हो रहा है, इसमें भी आपका क्या है बच्चों, पोटेशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, आर्गन में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रत्येक जीवधारी में 0.01% रेडियो एक्टिव पोटेशियम मौजूद होता है, और ये किस में कन्वर्ट होकर के बन रहा है, कैल्शियम बना रहा है। ठीक है, कैल्शियम एवं क्या बना रहा है, आर्गन बना रहा है। इस रेडियो एक्टिव पोटेशियम की अर्ध आयु जो है वो इतनी वर्षों की होती है। हाफ एज जो होती है इसकी कितनी है, 1.3 × 10⁻⁹ वर्षों तक होता है। पोटेशियम, आर्गन एवं कैल्शियम की मात्राओं का पता करके जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। आपको डिटेल में नहीं जानना है कि कैसे होता है, बस आपको ये विधियाँ मतलब कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है, आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, इसीलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ओके, यह विधि अधिक उपयोगी सिद्ध हो चुकी है क्योंकि रेडियोधर्मी पोटेशियम सभी चट्टानों में प्रेजेंट है। ठीक है, सो इसीलिए मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथडोलॉजी माना जाता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग को। ठीक है, चट्टानों में पाया जाता है, एंड रेडियोधर्मिता खोने की दर जो होती है इसमें सबसे कम होती है। रेडियोधर्मिता खोने की दर का मतलब क्या है, इसमें पोटेशियम जो है वो आयरन में बहुत धीरे धीरे कन्वर्ट होती है। इसका मतलब ये है कि कितना भी पुराना जीवाश्म रहेगा वो भी हमें पता चल जाएगा। सो इस विधि से अरब वर्ष से भी अधिक पुरानी चट्टानों का निर्धारण हम कर सकते हैं। कौन सा मेथड है, पोटेशियम आर्गन मेथड है या पोटेशियम आर्गन डेटिंग है। तो ओके, ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि जीवाश्म से हम क्या कर देख रहे हैं बच्चों कि किस तरह से उद्विकास है या एवोल्यूशन के जो प्रमाण हैं, आपके बहुत सारे प्रमाण हैं जिनको हम आगे भी स्टडी करेंगे। उनमें से एक हमने देखा था जीवाश्म के प्रमाण से किस तरह से हम जीवाश्म की मदद से किस तरह से उद्विकास का प्रमाण हम देख रहे हैं। तो आज का इतना ही टॉपिक रहा है, एंड आशा करती हूँ कि आपको क्लास समझ में आया होगा, और अगर क्लास समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पढ़ते रहिए। जल्दी, बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी शुरू होने वाला है, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखते रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।